तो आज आप बड़े गर्व से एक बात कह सकते हैं कि मैं भारत का गेहूं खाता हूं, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत का गेहूं खाएंगे। क्या है ये पूरी खबर, आइए आपको वो बताते हैं। भारत भरेगा क्या दुनिया का पेट? दुनिया में गेहूं संकट की एक वजह हुई। क्या वजह है, आइए आपको वो बता दें। रूस और यूक्रेन जंग से वैश्विक बाजारों में गेहूं की उपलब्धता में तेजी से गिरावट आई है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक हैं रूस और यूक्रेन। दुनिया में करीब 30% गेहूं की आपूर्ति करते हैं रूस और यूक्रेन। अब क्योंकि इन दोनों में जंग हो गई है, रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर बहुत बुरी तरीके से असर पड़ा है। अब भाई जब देश ही तबाह हो गया तो वो गेहूं कहां से सप्लाई करेगा? युद्ध के चलते कई देशों ने रूस से गेहूं खरीदने पर रोक लगाई। तो एक तरफ रूस को मजा चखाने के लिए गेहूं बंद, यहां जो दे सकता है उसके यहां जंग हो गई, वो कैसे गेहूं दे? तो सप्लाई बाधित होने से आसमान छूने लगे गेहूं के दाम। एकदम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा दाम हो गया। इसके चलते भारत से गेहूं निर्यात में एक तेजी देखने को मिली। तो एकदम दुर्भाग्यवश जरूर है कि यह हो क्यों रहा है, लेकिन उसमें एक आपदा में अवसर भारत के लिए आया है। अब मिस्र खरीदेगा भारत से गेहूं। इजिप्ट ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के तौर पर मंजूरी दी है। इजिप्ट जो है वो दुनिया के सबसे गेहूं आयातकों में से एक है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। इजिप्ट पहले गेहूं के लिए यूक्रेन और रूस पर निर्भर था। भारतीय किसान दुनिया का पेट भरेंगे, अब यह है कहना भारतीय सरकार में मंत्री पीयूष गोयल का, क्योंकि जैसे ही ये अनाउंसमेंट आया मिस्र की तरफ से तो वो खुश हो गए। अब नए बाजारों तक क्या पहुंच रहा है भारत अभी वैश्विक व्यापार में टॉप 10 गेहूं निर्यातकों में अभी नहीं है, लेकिन निर्यात में इजाफे की दर कई देशों से आगे निकली है और भारत अब तक गेहूं को निर्यात पड़ोसी देशों को करता रहा था, लेकिन अब पहली बार और जगहों में भी करेगा। जैसे कि इस साल भारत ने यमन, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया जैसे बाजारों में प्रवेश किया। सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों में हमने देखा कि बहुत सारे निजी खरीदार वहां पर पहुंचे। पंजाब में 2 हफ्ते में निजी खरीदारों ने करीब 1 लाख टन गेहूं खरीद लिया है। लेकिन इसको लेकर के तमाम सवाल भी पूछे जा रहे हैं एमएसपी को लेकर के कि ये एक राज्य की बात हो सकती है, बाकी का क्या? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। प्रकाश चंद्र शर्मा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और डॉक्टर दर्शन पाल, अध्यक्ष क्रांतिकारी किसान यूनियन। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दर्शन पाल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक मजबूरी सी स्थिति, एक बड़ी खराब स्थिति में ही सही, लेकिन भारतीय किसानों को ये जो मूल मिल रहा है और जो दाम मिल रहा है, पंजाब में खास तौर से एमएसपी से भी ऊपर प्राइवेट लोग खरीद करके ले जा रहे हैं मंडियों से, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये अगर कोई चीज किसी खास अनटूवर्ड सिचुएशन में होती है तो उसको खुशी खुशी लेना या उसको फेवरेट सिचुएशन के रूप में लेना ये ठीक नहीं है। असल में कंसिस्टेंटली कोई चीज, अगर कोई रेट्स मिलते हैं किसानों को या डेवलपमेंट होती है कोई, तो वो उसको वेलकम करना चाहिए। ये तो एक तरफ युद्ध हो रहा है, लोग मर रहे हैं, और कोइंसिडेंटली रशिया और यूक्रेन वो रीजन है जहां से गेहूं ज्यादा पैदा होता था। तो वो क्राइसिस के चलते अगर लोगों को कुछ मिलने लगा है तो रेट्स बढ़ गए हैं, तो ये तो एक तरह का फॉल्स बबल है जो आने वाले समय में नहीं रहेगा फिर। पर डॉक्टर दर्शन पाल, आपको नहीं लगता है कि इसको एक मौके की तरह इस्तेमाल करके तुरंत एक कुछ ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए भारत सरकार द्वारा कि आप इतना लुभावन कर दें, इतना बढ़िया कर दें कि फिर रूस और यूक्रेन की तरफ दुनिया देखे ही नहीं, गेहूं के लिए भारत की ओर? मुझे लगता है ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स खुद तो वो कर नहीं सकते, उनके रिसोर्सेज नहीं इतने, उनके पास इतने साधन भी नहीं होते ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के। गवर्नमेंट अगर चाहे, गवर्नमेंट अगर किसानों को एक अच्छे एमएसपी पर खरीद के दे और उसको ठीक तरह से उसका भंडारण करे, भंडारण करने के बाद वह करप्शन को रोके, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करे, फिर गवर्नमेंट उसको अच्छे बिजनेस में करे तो हो सकता है। चलिए, लेकिन जरूरी बात बोल रहे हैं प्रकाश चंद्र शर्मा जी, आप बताइए
डॉक्टर दर्शन पाल का यह कहना है कि इस अव्वल तो हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस परिस्थिति में ये फायदा पहुंच रहा है भारत को, वो कोई बहुत खुशी की परिस्थिति नहीं है। लेकिन बढ़ा हुआ मूल्य जो मिल रहा है वो अभी जंग की वजह से, जंग अगर खत्म हो गई, जब भी होगी, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि ढाक के 3 पार वापस बिल्कुल उसी स्थिति पे आ जाए। कंसिस्टेंसी के लिए आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए कि हमेशा से ऐसा रहे और ज्यादा हम एक्सपोर्ट करें? संकेत जी, हाँ, देखने वाला विषय है। देखिए, आपदा में अवसर है वो एक अलग बात है, लेकिन पूरे विश्व की डिप्लोमेसी में देखने की जरूरत है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। युद्ध अभी स्टार्ट हुआ है, इसके पहले भी हमने देखा है कि जब कोरोना आया और उसके बाद पूरी एक ग्लोबल ऑर्डर में बहुत ज्यादा सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्टर्ब हुआ, तमाम प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ, और उसमें भारत बहुत मजबूती से उभर के आया है। चाहे टीकाकरण की बात रही हो, चाहे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात रही हो, चाहे ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात हुई हो, सरकार ने पूरा फोकस किया है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपनी इकोनॉमी को डेवलप करें। जहां तक बात है गेहूं की, जहां तक बात है चावल की, युद्ध से पहले भी हमने, चाहे बांग्लादेश रहा हो, चाहे अफगानिस्तान में क्राइसिस आई हो, हमने एज ए ह्यूमैनिटेरियन एड उनको काफी बड़े सपोर्ट लेवल पे दिया है। अब उसके बीच में एक WTO का कंसर्न भी आ जाता है और भी सारी चीजें आ जाती हैं। तो एक तो है कि हरित क्रांति के बाद दिल्ली के आसपास के जो राज्य रहे, इन्होंने इसका लाभ लिया, पूरे देश में इसका लाभ पहुंचाने में असमर्थ रहे। उसके बाद डिमांड और सप्लाई की बात है। आज जब डिमांड है तो हम सप्लाई कर रहे हैं। युद्ध एक अलग विषय है। डॉक्टर दर्शन पाल का कहना अपना है कि क्योंकि इनको हर चीज में एक समस्या नजर आती है, लेकिन एज ए इंडियन सिटीजन और एज ए इंडियन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी की हालत में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मुझे लगता है कि उनको खुश होना चाहिए। जहां तक बात है सरकार की, देखिए, सरकार का अपना एक लिमिटेड दायरा है और सरकार ने हर संभव कार्य वो किया है जिससे किसानों को लाभ मिले। और हमने पिछले लगातार 6 सालों 7 सालों में देखा है कि कृषि क्षेत्र में कितना सरकार का फोकस रहा है, FPO के माध्यम से, बाकी चीजों के माध्यम से, चाहे भंडारण की बात हो। इसी भंडारण की बात जहां उन्होंने की है। शर्मा जी, सीधा सा सवाल और उसका सीधा सा जवाब अगर आप दे दें। अभी कठिन परिस्थितियों में लोग भारत की ओर देख रहे हैं, चलिए एक मौका जरूर मिला है, लेकिन ये हमेशा इस तरीके से रहे उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? वरना तो कल को जंग खत्म होगी, वापस रूस और यूक्रेन की तरफ देखेंगे लोग गेहूं के लिए, बाकी मुल्क। संकेत, देखिए, बहुत स्पष्ट है। अगर मैं आपको डेटा दूं कि 2016 में हमारा प्रोडक्शन गेहूं का 251 मिलियन मैट्रिक टन था, वही 2021 में 308 मिलियन मैट्रिक टन है। तो आप देखें कि इतना बड़ा उछाल हमारे प्रोडक्शन में, और ये भंडारण के हिसाब से है कि इतना हमने वहां पे भंडारण किया हुआ, ये हमारे पास रिजर्व्स हैं। और अगर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि विश्व को खिलाने में हम सक्षम हैं, तो ये हम भंडारण के आस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसके अलावा भी डिमांड और सप्लाई के लिए गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म स्थापित किया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसके डिमांड को हम फोरकास्ट करके वर्ल्ड को सप्लाई करें। हम क्यों गेहूं तक सीमित रहना चाहते हैं? उसके अलावा पेरिसेबल आइटम्स है, फूड आइटम्स है, और बाकी दलहन है, काफी सारी चीजें हैं जिसमें सरकार का फोकस है। तो किसानों को भी ये समझना पड़ेगा कि टेक्निक के माध्यम से वो जुड़े इस माध्यम से, और जहां विश्व में डिमांड आ रही है, जिस फसलों में हमें अच्छी रेट मिल रही है, जिसकी फ्यूचर में डिमांड हो सकती है, उसका हम प्रोटेक्शन करें। ठीक। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश टिकैत, किसान नेता, भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। टिकैत साहब, देश का गेहूं अब विदेश जाएगा, क्या आप इसको किसानों की जीत मानते हैं? नहीं, ठीक है, जा रहा है बाहर, क्योंकि हमने कहा था कि भाई रेट इंटरनेशनल में ठीक है और जाना चाहिए। लेकिन ये है कि हम तो जैसे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में MSP से नीचे बिक रहा अभी भी, मतलब 1700-1800 के आसपास का रेट है अभी, मतलब MSP पे भी नहीं बिक रहा। सरकार कहती है टिकैत साहब कि पंजाब में MSP से ज्यादा दाम मिल रहा है किसान को और ये फायदे का सौदा है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? आपका ये कहना है कि MP में भी यही हो, आपको लगता है कि ये एक माहौल तैयार कर सकता है कि जैसे पंजाब में हुआ वैसे ही और जगह भी होगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब में दाम मिल रहा, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा? तो मतलब प्राइवेट जो प्लेयर आ रहे हैं वे हलबाजी कर रहे हैं। भाई, मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए, पूरे देश के किसानों को मिलना चाहिए। वहां पे मंडियां धीरे धीरे खत्म करेंगे और जो अडानी वाले हैं वे दे रहे हैं ज्यादा रेट, लेकिन वो सरकार की पॉलिसी से नहीं दे रहे कि सरकार का बहुत बड़ा रेमो कर हमें उससे वो MSP से ज्यादा दे रहे।
वो तो यूक्रेन में वहां पे जो क्राइसिस हुआ है रूस का, वो उससे रेट मिल रहा है। यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में भी अभी करीब 10, 12, 15 दिन पहले यहाँ पे 2400 रुपए पर क्विंटल था और अभी 500 रुपए डाउन आया है यहाँ पे। और चने का भी 4.5 और 4800 रुपए के आसपास है, उसमें भी 400 से 500, 600 रुपया सस्ता जा रहा है। तो एमएसपी गारंटी कानून की हमने यही तो बात की थी ना कि एमएसपी गारंटी कानून हो जाए तो उसके नीचे नहीं जाएगा कभी भी, ये था। लेकिन ठीक है, बाहर जा रहा है तो जाना चाहिए, बाहर का विदेशों का यहाँ पाता है तो अब के ये मौका है तो गेहूं को बाहर भेजना चाहिए सरकार को। लेकिन उसका कम से कम 500 रुपए ज्यादा किसानों को भी मिल जाए। टिकैत साहब, आपकी बात सुनकर के ऐसा लग रहा है कि आपको अभी भी इस बात का डर है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स आकर के शुरुआत में महंगा खरीदेंगे तो उसके बाद प्राइवेट मंडी एक बार फिर से अलाउ कर दी जाएगी और ये वो जो किसान बिल आए थे लगभग उस जैसी बात हो जाएगी। क्या ये मेरा ठीक विश्लेषण है या आप इस बात को एक मौका देना चाहते हैं? एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, पहले उसको लेकर आओ, आगे की बैठ कर बातचीत करेंगे। ये नहीं है कि आप दूसरी चीजों पर वो कर दो, वो नहीं है। मतलब पूरे देश में मिल रहा है क्या एमएसपी से ज्यादा? बाजरे का क्या हाल है, मक्का का क्या हाल है? एमएसपी गारंटी कानून देश को चाहिए, ये है हमारा बड़ा सवाल। ठीक है साहब, मेरा आखिरी सवाल, जंग की वजह से देश का गेहूं बाहर जा रहा है, आपको लगता है कि ऐसी कोई योजना बनानी चाहिए कि लंबे समय तक सही लागत और मूल्य मिलता रहे? कहीं ऐसा ना हो कि जंग खत्म और उसके बाद ये जो एक ऐसी स्थिति आ रही है कि कई विदेशी मुल्क भारत का गेहूं मांग रहे हैं, वो फिर मांगना बंद कर दें। देखो, अगर देश में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बनेगी तो ये सारी चीजें संभव है। अभी तो देश का किसान लगा हुआ है, किस चीज के भाव ज्यादा बढ़ गए उसने उसी चीज की फसल उगा दी। भाई सरकारें तो कुछ नहीं कर रही ना, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी भी देश में बननी चाहिए। सरकारें बैठ के बातचीत करें, सरकार तो मिलनी नहीं ना, सरकार बातचीत कर रही है। सरकार तो पहले भी देश में होगी, वे भी किसी से मिलती होगी। मतलब ऐसी सरकार ये तो पहली बार आ नहीं गई कि ये जनता से मिलेगी नहीं और जो कुछ हम करेंगे उसी को जनता को मानना पड़ेगा, ये तो देश में चलेगा नहीं। आप बैठ कर बातचीत करो, क्या क्या पॉलिसी आपकी है, बैठ के बात तो कर नहीं रहे, तानाशाही रवैया अख्तियार कर रहे, वो तो चलेगा नहीं। जी राकेश टिकैत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आइए अब आपको बता दें कू ऐप पर लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं। सुभाष का कहना है, निर्यात बढ़ाना अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, क्या इससे भारत का स्थान हंगर इंडेक्स में भी सुधरेगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। श्रीराम सैनी का यह कहना है कि भारत का गेहूं ही देश को विश्व गुरु बनाएगा। राजीव शर्मा कहते हैं, पहले हम अपना पेट भरें फिर दुनिया को बांटें। तो ये एक अजीब सी एक स्थिति है जिसमें हम हंगर इंडेक्स में भी बहुत ज्यादा हैं और जो हमारे गेहूं के भंडारण हैं, यानी कि गेहूं का जो स्टॉक है वो इतना ज्यादा है, इतनी बंपर फसल है कि वो सड़ जाता है। ये दोनों चीजें भारत में देखने को मिलती हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपको ये बता दें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इजिप्ट ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के तौर पर मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का इस मौके पर क्या कहना है, आपको सुनाएंगे। और अब भारत से इजिप्ट भी गेहूं जाएगा। आपको ख्याल होगा कि आज से 2 साल पहले मात्र 2 लाख टन अनाज का गेहूं का भारत से निर्यात होता था। फिर हमने 2 लाख से बढ़ा के 20 लाख किया, 20 लाख से बढ़ा के अभी जो मार्च में साल खत्म हुआ है 70 लाख टन किया, 73 है शायद, 70 या 73 लाख टन एक्सपोर्ट किया। अभी अगले वर्ष कम से कम 100 लाख टन और शायद संभावना यह भी है कि 150 लाख टन हम अनाज गेहूं
का निर्यात करेंगे।